वीआईपी हाउस में लेट गया मैं। वीआईपी सबसे पहले यहाँ पे डीसी 20 वोल्ट पे सेट करेंगे। डीसी 20 वोल्ट पे सेट हो गया। अब हम ब्लैक प्रोब को ग्राउंड पे रखेंगे। ठीक है, तो ये पहली कॉइल जो होती है वीपीएच की होती है। तो इस वीपीएच की कॉइल से ये देखिए, ये जो चौथी कॉइल है ये 0.6 की समथिंग यहाँ पे वोल्टेज बनती है। ठीक है, जो कि ये हमारा यूएफएस और सीपीयू के अंदर जाती है, जो यूएफएस हमारे वीडीडी क्यू के नाम से ये जाती है। ठीक है, जैसे देखिए कई बार ऐसा होता है कि लोग कंफ्यूज रहते हैं ऑटोपोर्ट में कि ऑटोपोर्ट में सिर्फ एमएमसी को रिवॉल्व करना होता है। नहीं, ऑटोपोर्ट का मतलब ये हो गया कि आपका यूएफएस ऑन नहीं हो रही है। अब यूएफएस ऑन नहीं होने की वजह, एमएमसी काम नहीं करने की वजह कई सारे हो सकते हैं। जैसे हमारे सीपीयू से 8 हेलो फ्रेंड्स, फेमस 7 मोबाइल रिपेयरिंग में स्वागत है आज आप लोग का। फाइनली आज आप लोग का एक डिमांडिंग टॉपिक, जो काफी टेक्नीशियन भाई लोग इस पे कंफ्यूज थे और कुछ क्वेश्चन थे जो उससे काफी फॉल्ट आते हैं करके डेट से संबंधित। तो आज फाइनली उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिक्र करेंगे। और इस आईसी के बारे में काफी लोग का था कि सर PM7150 जो है ये काफी सारे लेटेस्ट फोन में ये आईसी लग करके आ रही है, तो ये आईसी के पास कितनी कॉइल लगी होती है और इन सभी कॉइल पे क्या क्या सप्लाई आती है, इसके बारे में आज हम बताएंगे फाइनली। और चार्जर लगाकर कैसे हमें चेक करना होता है, और साथ में एक ऐसा ट्रिक बताएंगे आप लोग को कि आपको 1 मिनट के अंदर ये जो पीएम के जो आउटपुट कॉइल है, ये 1 मिनट के अंदर आपको ये याद हो जाएगा, जो हम समझाएंगे। तो समझाने के बाद, और ये इसके लिए सप्लाई चेक करने के लिए आपको स्कीमेटिक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सी कॉइल किसके लिए होती है। विदाउट स्कीमेटिक ही आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा कॉइल पे क्या सप्लाई बनना चाहिए और कौन सा कॉइल किसके लिए होती है। क्योंकि आप लोग को जैसे पता होगा कि एक बक आउटपुट सप्लाई एक ऐसा आउटपुट सप्लाई है। पहले तो हम वीवेट चेक कर लेते हैं कि वीवेट लाइन ओके है कि नहीं है। ठीक है, कुल टेस्टिंग कर लेते हैं। उसके बाद वीपीएच चेक कर लेते हैं, कुल टेस्टिंग, हॉट टेस्टिंग की शॉर्टिंग तो नहीं है, वोल्टेज बनने नहीं बननी है। उसके थर्ड में हमारा बक सप्लाई चेक करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बक सप्लाई एक ऐसा सप्लाई है कि अगर यहाँ पे फ्लक्चुएशन आ रहा है तो इसका कुछ अलग कंडीशन होता है इसको रिपेयर करने का। अगर बिल्कुल नहीं आ रहा है तो इसका अलग कंडीशन होता है। वोल्टेज स्टेबल है तो इससे आपका काफी सारे चीजें जो हैं जो आपको क्लियर हो जाता है। काफी सारे लाइन जो है आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है जब यहाँ पे स्टेबल वोल्टेज आ जाता है। क्योंकि आपको इसे पिछली वीडियो में क्लासेस में हमने बताए थे कि स्टेबल वोल्टेज आने का मतलब ये हो गया कि सीपीयू जो है रिस्पॉन्स कर रही है, सीपीयू फीडबैक कंट्रोल सिग्नल भेज रही है, जिसे पीएस होल्ड के नाम से जानते हैं। क्योंकि जब तक पीएस होल्ड नहीं आएगी, इस पावर के अंदर नहीं आएगी, तब तक यह आउटपुट स्टेबल नहीं होगा। तो आज मैं आप लोग को बताएंगे कि इन सभी कॉइल पे क्या क्या सप्लाई बनती है। और एक ये भी डाउट है कि बीप के साथ कितनी वैल्यू आती है, बीप के साथ कितनी वैल्यू आती है तो बक सही कहलाता है। ठीक है, और लास्ट में एक आपको ऐसा बताएंगे जो इसमें काफी लोग जो है कंफ्यूज होते हैं। तो आज की क्लासेस में, आज का वीडियो में आप लोग का ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि बक सप्लाई पे यानी पावर आईसी के पास जो कॉइल लगी होती है, इस कॉइल पे क्या आएगी, वैल्यू आएगी, क्या वैल्यू आएगी, कितनी तक वैल्यू आएगी, तो ये सही होता है। और उसको कैसे चेक करते हैं मल्टीमीटर से, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। और हम बक की बात करें तो सारे बक, कोई भी पावर आईसी के पास अगर आउटपुट में लगी हो, सब में चेक करने का प्रोसेस सेम रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको जिक्र कर देते हैं कि देखिए किसी भी फोन में अगर PM7150 आईसी लगी होगी, जैसे आप देख सकते हैं कि ये PM7150 ये पावर आईसी है, तो किसी भी फोन में PM7150-102 यहाँ पे आईसी लगी है। ठीक है, तो इस आईसी के पास आपको 6 कॉइल देखने को मिलेगी। ठीक है, आप चाहे आप ये आईसी जो है काफी सारे मॉडल में लगे हैं, 90 में लगे हैं, 10 में लगे हैं, नोट 10 प्रो मैक्स में लगे हैं, पोको X2 में लगे हैं, K20 में लगे हैं, K30 में लगे हैं। काफी सारे मॉडल में ये आईसी लग करके आ रही है क्योंकि ये लेटेस्ट आईसी है। तो अगर आपको क्या देखना है, ये देखना है कि ये आईसी की डॉट किधर है। ठीक है, और आईसी की जिधर डॉट है उस डॉट के पास पहली कॉइल, दूसरी कॉइल, तीसरी कॉइल, चौथी कॉइल, पांचवी कॉइल, छठी कॉइल, यानी 6 कॉइल, 6 कॉइल।
ये बिल्कुल आपका फिक्स रहेगा, है ना। और सप्लाई भी आपका सभी पे लगभग सेम ही बनेगा, जैसे पहली कॉइल पे सेम वोल्टेज, दूसरी कॉइल पे भी सेम वोल्टेज। तो आपको इसमें हमने ये जो दिखा रहा है ये आपका MI Note 10 Pro Max है MI का। तो इसमें हम दिखा रहे हैं, इसमें देखने के बाद आप किसी भी फोन में ये आईसी लगी रहेगी तो आप बिल्कुल आसानी से चेक कर सकते हैं कि कौन सा कॉइल पे क्या सप्लाई आनी चाहिए। तो यहां पे हम बता देते हैं कि डॉट के पास पहली जो कॉइल होती है ये VPH की कॉइल होती है। डॉट के पास जो पहली कॉइल होती है ये VPH की कॉइल होती है। और सेकेंड कॉइल जो होती है ये 2 वोल्ट की होती है, जिसे हायर एलडीओ के नाम से जानते हैं। तो हायर एलडीओ जो है 2 वोल्ट की सप्लाई इस PM7150 से निकल रही है। और एक यहां पे हमारा सेकेंड पावर जो है यहाँ पे PM7150A, ये आपका सेकेंड पावर है। तो इससे आपका एलईडी की सप्लाई 1.3 वाली निकल रही है, ठीक है। तो अभी हम 7150 का आउटपुट बता रहे हैं। तो पहली कॉइल आपका VPH की होती है, कॉइल बिल्कुल फिक्स रहेगी किसी फोन में डॉट के पास VPH। इसकी हम एक डायलॉग भी आपको बताएंगे कैसे आपको याद करना है, बिल्कुल निंजा टेक्निक, ठीक है। तो ये आपका VPH की कॉइल होती है। सेकेंड कॉइल जो होती है ये 2 वोल्ट की होती है। और जो तीसरी कॉइल होती है, तीसरी कॉइल ये आपका 1.1 की होती है, जो ये भी आपका एलडीओ सप्लाई निकलती है। ये भी 1.1 की सप्लाई जो बनती है तो ये भी हमारे इससे एलडीओ सप्लाई निकलती है, ठीक है। और ये जो आपका चौथी कॉइल है, चौथी कॉइल ये आपका VDD-Q यानी eMMC के अंदर, UFS के अंदर ये सप्लाई जाती है। 0.6 की समथिंग ये वोल्टेज होती है। अगर ये सप्लाई लाइन भी शॉर्ट होगी तो आपका मोबाइल ऑन नहीं होगा। इस लाइन से भी अगर शॉर्ट रहेगी तो भी मोबाइल ऑन नहीं होगा। और 2 वोल्ट की लाइन भी अगर शॉर्ट रहेगी तो भी मोबाइल ऑन नहीं होगा। तो ये VPH, पहला VPH, दूसरा HLDO 2 वोल्ट की, तीसरा 1.1 और चौथा 0.6 जो VDD-Q और CPU के अंदर भी जाता है, यानी ये UFS और CPU दोनों के अंदर जाती है। लेकिन स्पेशलिस्ट हम इसको कह सकते हैं कि ये MMC के अंदर 0.6 के समथिंग यानी UFS के अंदर जा रही है। उसके बाद पांचवी कॉइल जो होती है ये GFX जो CPU के अंदर जाती है। और जो लास्ट वाली कॉइल जो है ये वाली, ये आपका मेमोरी की वोल्टेज बनाती है, मेमोरी की, जो ये भी CPU के अंदर जाती है। 0.8 के समथिंग ये भी बनाती है ये वाली। और ये CPU में भी जा रही है और ये रिटर्न पावर के अंदर भी जाती है सप्लाई बंद करके, जो उसके बाद से हमारी एलडीओ सप्लाई आउट होती है। तो अगर इस लाइन से भी अगर फॉल्ट रहेगी तो भी हमारा मोबाइल ऑन नहीं होगा। तो इसको आपको कैसे चेक करना है स्टेप बाय स्टेप, अब हम वो बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको चार्जर को इंसर्ट करना है, चार्जर लगा करके ही आपको वोल्टेज चेक करना है, ठीक है। उसके बाद से हम आपको वो भी बताएंगे कि बक पे क्या वैल्यू आनी चाहिए, कितनी वैल्यू आनी चाहिए, तो ये हमारा सही होता है। और जो आपका डाउट है वो बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी टाइम लगता है, मेहनत लगता है। तो अगर आपको यूजफुल लगे, काम का लगे और उससे आपको सीखने को मिले तो लाइक कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे DC 20 वोल्ट पे सेट करेंगे। DC 20 वोल्ट पे सेट हो गया। अब हम ब्लैक प्रोब को ग्राउंड पे रखेंगे, ठीक है। तो ये पहली कॉइल जो होती है VPH की होती है। तो इस VPH की कॉइल से, ये देखिए ये फोन डेड था, इसको हमने डेड रिकवर कर लिया है। तो सोचा मैंने क्यों ना इसके बारे में बताया जाए, क्योंकि काफी कमेंट्स में आया था कि सर 7150 के बारे में बताइए और उसमें आप एक कोड डायलॉग सेट कीजिए, जैसे आप बताते हैं कि 1 मिनट के अंदर याद हो जाता है। इससे पिछले वाले में भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया था। ये जो आपका पहली कॉइल है ये वाली, ये आपका VPH की है। तो यहाँ पे देखिए VPH की सप्लाई यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो लगभग 3.180 यानी 3.2 के समथिंग वोल्टेज बन रही है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो सेकंड कॉइल है ये 2 वोल्ट की सप्लाई है, 2 वोल्ट की कॉइल आपकी यहाँ पे है, जो कि ये भी हमारा रिटर्न पावर के अंदर जाती है, जिसकी वजह से एलडीओ सप्लाई निकलती है। तो इस लाइन से भी अगर फॉल्ट हो जाएगी तो आपका मोबाइल ऑन नहीं होगी, ठीक है। जो तीसरी कॉइल होती है ये 1.1 की होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1.1 की समथिंग बन रही है। तो ये भी सप्लाई हमारा रिटर्न इस PM के अंदर जाती है और इससे भी एलडीओ सप्लाई निकलती है। तो इस लाइन से भी अगर दिक्कत हो जाएगी तो भी हमारा मोबाइल ऑन नहीं होगा। ये जो चौथी कॉइल है ये 0.6 की समथिंग यहाँ पे वोल्टेज बनती है, ठीक है, जो कि ये हमारा UFS और CPU के अंदर जाती है, जो UFS हमारे VDD-Q के नाम से ये जाती है, ठीक है।
और ये जो पांचवी कॉइल है, ये पांचवी कॉइल आपका जो पांचवी कॉइल है, ये पांचवी कॉइल आपका जीएफएक्स यानी ग्राफिक जो सीपीयू के अंदर जाती है, ये वोल्टेज ऑन होने के बाद बनती है, ठीक है। और ये जो आपका लास्ट कॉइल है, ये 0.8 जो कि ये मेमोरी सप्लाई है और ये सीपीयू के अंदर जाती है। सीपीयू के अलावा रिटर्न पावर के अंदर भी जाती है। जब पावर के अंदर आती है तो उसके बाद से एलडीओ सप्लाई निकलती है। तो ये तो हो गया सप्लाई कि यहां पे अगर सप्लाई आ गया स्टेबल, तो इससे हमारा क्या एक क्लू मिल जाता है, एक हमारा आइडिया मिल जाता है कि यहां पे आउटपुट स्टेबल बन जाने के बाद आपका सीपीयू रिस्पॉन्स कर रही है। आप चाहे तो आप जब आप इसको चेक करेंगे और यदि यहाँ पे आउटपुट स्टेबल बन रही है, तो ऐसे कंडीशन में आपको 99% ऑटो पोर्ट मिलेगा। यानी जब आप सिस्टम से चेक करेंगे तो ऑटो पोर्ट बनेगा। और ऑटो पोर्ट का मतलब ये हो गया कि आपका पावर लेवल तक ओके है। अब जो भी आपका प्रॉब्लम है वो आपका सीपीयू और एमएमसी है। तो सीपीयू भी हो सकता है, ऑटो पोर्ट का रीजन सीपीयू भी होता है और एमएमसी भी होता है। साथ में जो एमएमसी के अंदर जो रिक्वायर होता है, जैसे सप्लाई होती है वीडीडी, वीडीडी क्यू, वीडीडी, वीडीडी 1, वीसीसी, वीसीसी क्यू, क्लॉक, सीएमडी, है ना, रीसेट, डेटा 0 से डेटा 7 तक की लाइन जो आपका यूएफएस के अंदर जाती है। तो अगर डेटा लाइन भी अगर ब्रेक हो जाएगी, जैसे देखिए कई बार ऐसा होता है कि लोग कंफ्यूज रहते हैं ऑटो पोर्ट में कि ऑटो पोर्ट में सिर्फ एमएमसी को रिवॉल्व करना होता है। नहीं नहीं, ऑटो पोर्ट का मतलब ये हो गया कि आपका यूएफएस ऑन नहीं हो रही है। अब यूएफएस ऑन नहीं होने की वजह, एमएमसी काम नहीं करने की वजह कई सारे हो सकते हैं। जैसे हमारे सीपीयू से 8 लाइन निकलती है डेटा की, डेटा 0 से डेटा 7। तो अगर उनमें से कोई लाइन टूट जाती है, उनमें से अगर कोई लाइन टूट जाती है तो भी आपका यूएफएस काम नहीं करेगी और आपका जब चेक करेंगे तो ऑटो पोर्ट बनेगा। इसके अलावा क्लॉक का, सीएमडी का, रीसेट का लाइन हमारे सीपीयू से निकलकर यूएफएस के अंदर जाती है, ईएमसीपी के अंदर जाती है। तो अगर उनमें भी कोई लाइन में अगर ब्रेक होगी या फिर कोई फॉल्ट रहेगी तो भी ऑटो पोर्ट लेगी। यूएफएस के अंदर जो पावर से सप्लाई आती है, वीसीसी, वीसीसी क्यू, वीडीडी 1, वीडीडी 2, वीडीडी क्यू, ये जो सप्लाई आती है, अगर वो भी सप्लाई ना आए तो भी हमारे ऑटो पोर्ट बनेगी। एमएमसी इंटरनल खराब हो जाएगी तो भी ऑटो पोर्ट बनेगी, ठीक है। तो ऑटो पोर्ट बनने का कई सारे रीजन होते हैं। तो इसलिए ऑटो पोर्ट के कंडीशन में हमें सीपीयू और एमएमसी दोनों पे ध्यान देना होता है, ठीक है। और यहाँ पे स्टेबल बनने का मतलब सीधे आपको सीपीयू और एमएमसी के रिक्वायर चेक करना है कि सीपीयू का क्या, हमने सीपीयू का भी वोल्टेज चेक करते हैं, सीपीयू पावर 1, पावर 2, पावर 3 किस तरीके चेक करते हैं लेवल के हिसाब से, जिससे हमारा कंफर्म पता चल जाता है कि सीपीयू पावर लेवल ओके है या नहीं है। अब अगर पावर आ रही है, सीपीयू रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, तो आपका सीपीयू खराब हो गई है। तो ये हो गया कि पावर के आउटपुट सर आपने वोल्टेज बता दी। एक बार आप इसकी तरीका बता दीजिए कि कैसे इसको याद करें, परमानेंट दिमाग के अंदर कैसे सेव करें। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इन 6 कॉइल का डिटेल्स आपको कैसे याद करना है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मान के चलिए ये आपका पावर आईसी होगी, ठीक, ये आपका पावर आईसी हो गया और इस पावर आईसी का डॉट यहाँ पे, यानी आप किसी भी फोन में अगर आईसी लगी होगी 7150, यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ था PM 7150102, ठीक है। ये तो ये जो डॉट के पास, यानी ये जो डॉट के पास पहली कॉइल लगी है यहाँ पे, ये वीपीएच की कॉइल है, बिल्कुल फिक्स रहेगी, ऐसे ही आपको चेक करना है। ये वीपीएच कॉइल, ठीक है, वीपीएच जो आपको पता होगा कि वीपीएच 3.2 से लेकर के 4.2, 4.4 वोल्टेज तक बनते हैं, ठीक है। उसके बाद ये डॉट के फिर इधर की तरफ जो है कुछ इस प्रकार से, अब देखिए इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, लेकिन कॉइल की संख्या आपको सेम ही दिखने को मिलेगा। तो ये जो कॉइल थी ये 2 वोल्ट की कॉइल थी, 2 वोल्ट, और ये जो है HLDO, ठीक है। उसके बाद तीसरी कॉइल जो थी ये 1.1 की थी, जो कि ये LLU की नहीं है, बट फिर भी इसे हम LLU ही बोलेंगे क्योंकि LLU जो है 1.3 वो हमारा सेकेंड पावर से आउटपुट हो रही है, ठीक है। फिर भी हम इसको LLU के नाम से जानेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये भी आपका बन करके सप्लाई रिटर्न PM के अंदर आती है। अब उसके बाद जो चौथी कॉइल है, चौथी कॉइल ये आपका 0.6 के समथिंग वोल्टेज बनाती है और ये जाती है आपका UFS CPU के अंदर भी जाती है, CPU के अंदर भी जाती है VDD Q के नाम से, UFS के अंदर, EMCP के अंदर, अगर EMCP लगा है तो EMCP, UFS लगा तो UFS। उसके बाद जो आपकी पांचवी कॉइल है, पांचवी कॉइल
ये आपका GFX जो कि ये ऑन होने के बाद बनेगी, तो इसको हम छोड़ देते हैं। उसके बाद लास्ट कॉइल जो है छठी कॉइल, ये आपका 0.8 जो कि ये CPU के अंदर मेमोरी सप्लाई, CPU के अंदर मेमोरी सप्लाई। इस तरीके से आपको नोट करके रख लेना है ताकि आपको जो है जब भी अगर किसी फोन में IC लगी होगी तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये चार्जर लगाने के बाद ये भी वोल्टेज बन जा रही है, ये भी बन जा रही है, ये भी बन जा रही है, ये भी बन जा रही है और ये भी बन जा रही है। तो अब आपको याद कैसे करना है, याद करने का तरीका क्या है? तो याद करने का तरीका ये है कि जैसे पहली कॉइल क्या है, VPH, ठीक है, यानी VPH। दूसरी कॉइल क्या है, H यानी HLDO। तीसरी कॉइल क्या है, L यानी LLDO, ठीक है। चौथी कॉइल क्या है, EMCP के अंदर जा रहा है, तो इसको हम E बोल सकते हैं, ठीक है, UFS या EMCP, तो इसको E बोल देते हैं। E मतलब MMC, ठीक है। उसके बाद से पांचवी कॉइल क्या है, GFX, तो इसको हम G बोल देते हैं। और लास्ट कॉइल क्या है, मेमोरी यानी CPU के अंदर जा रही है, इसको हम M बोल देते हैं। तो अब आपको कैसे याद करना है, देखिए थोड़ा फनी टाइप का लगेगा, लेकिन यही तो होगा कि जब फन टाइप का लगेगा तो आपका दिमाग के अंदर रिपीट होगी। जब रिपीट होगी तो आपका वो परमानेंट सब कॉन्शियस माइंड के अंदर इंटर हो जाएगा। और जैसे कि आपको पता है कि जब हम एक बार देखते हैं, है ना, तो आपका एक्सटर्नल मेमोरी में होता है, यानी मेमोरी का आपका दो पार्ट होता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, यानी हम खुद की इंसान की मेमोरी की बात कर रहे हैं। तो जब आप एक बार दो बार देखते हैं तो वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद फिर वो दिमाग से उतर जाता है। क्यों उतर जाता है? क्योंकि उसको आपने रिवाइज नहीं किए, उसको आप लॉजिकल नहीं समझे, जिसकी वजह से जो है सब कॉन्शियस माइंड में नहीं गया। तो सब कॉन्शियस माइंड में ले जाने के लिए हमें क्या करना होता है, बार बार रिवाइज करना होता है और बार बार उसको प्रैक्टिकली चेक करना होता है, तब जाके सब कॉन्शियस माइंड में एंटर हो जाता है। और एक बार एंटर हो गया तो फिर आपका वो कोई दिमाग से नहीं निकाल सकता है। तो इसको याद करने के क्या तरीका है, देखिए हमने V को बना देते हैं VIP, ठीक है, VIP। एज को बना देते हैं हाउस, VIP हाउस में, VIP हाउस में LE8 लेट, ठीक है, दोनों का L मतलब L, E मतलब 8 यानी लेट, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हैं कि L का मतलब ले, E मतलब 8 यानी लेट। VIP हाउस में लेट, G मतलब गया, ठीक है, और M मतलब मैं, ठीक है। VIP हाउस में लेट गया मैं, VIP हाउस में लेट गया मैं, VIP हाउस में लेट गया मैं। अब देखिए, अब मैं आपको यहां पे दिखाते हैं, अब आपको रिपीट कीजिए जब तक मैं क्या समझाने की कोशिश किया। तो एक बार मैं माइक्रोस्कोप में भी आपको दिखा देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे नाम रखा गया है, ये VPH है, तो VIP हाउस में यानी HLDO हाउस में लेट, यानी ये लेट है, L मतलब LLDO, E मतलब MMC जो UFS के अंदर जा रही है, AMCP के अंदर जा रही है, CPU के अंदर जा रही है 0.6। उसके बाद से गया मतलब GFX, मैं मतलब मेमोरी के लिए जो 0.8 की सप्लाई बन करके CPU के अंदर जा रही है। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी लगा देंगे ये सारे कॉइल की, ये कॉइल किसके लिए, कॉइल किसके लिए, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, ठीक है। देखिए अब इसके बाद जो इसके ज्यादा आपको कंफ्यूजन क्या होता है, कई बार हम कूल टेस्टिंग में ये कंफ्यूजन रहते हैं, ध्यान दीजिएगा। कूल टेस्टिंग में क्या कंफ्यूजन होती है मैं आपको क्लियर कर दूं। देखिए सिर्फ आपको बक सप्लाई छोड़कर, बक का मतलब जो पावर IC के पास जो लगी होती है आउटपुट में, चाहे वो कोई भी पावर हो, ठीक है, सिर्फ यहां छोड़कर अगर कहीं पे अगर इस तरीके से रीडिंग आ रही है तो ये फॉल्टी माना जाता है, लेकिन यहाँ पे फॉल्टी नहीं माना जाता है। और क्या रीडिंग आता है तो फॉल्टी नहीं माना जाएगा, वो देख लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि बीप के साथ वैल्यू आती है, जैसे यहाँ पे तो अभी नॉर्मल GR आ रही है, यहाँ पे हम सबसे पहले डायोड मोड पे सेट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये डायोड मोड पे सेट है, ठीक है, तो डायोड मोड पे सेट कर दिए, रेड वायर को ग्राउंड पे रख दिए। तो कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू की जगह पे, जैसे अभी तो आ रही है 399 आ रही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे 10, 15, 20, 25 इस तरीके से वैल्यू आती है। तो जैसे आपको पता है कि 50 से कम वाले, चाहे वो कहीं भी हो, अगर वो 50 ओम से कम होता है तो उसमें बीप आती है, ठीक है। तो क्या होता है कि बक में जो है कई बार हमारी रीडिंग कम आती है, 15-20, और 15-20 के साथ बीप आती है। तो उसमें कंफ्यूजन ये होते हैं कि क्या वो शॉर्ट है या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ आपका बक में और बक में वो लाइन
जो आपका सीपीयू के अंदर जा रही है, जैसे कोर की सप्लाई, मॉडेम की सप्लाई, बक की सप्लाई, इन सप्लाई की बात कर रहा हूं। तो इनमें क्या होता है कि इनमें आपका कई बार लो रीडिंग होती है, जैसे 15, 20, 25, 30, 35, 40 इस तरीके से वैल्यू होती है, और जब वैल्यू कम होती है तो कम होने की वजह से बीप आती है, तो उसको लोग बाग कई बार जो है ना शॉर्ट मान लेते हैं। नहीं, आपको सबसे पहले मल्टीमीटर की दोनों वायर को आपस में टच करके देखना है कि हमारे कितनी आ रही है। तो यहां पे आप देख सकते हैं 1 आ रहा है, 001 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, 1 आ रहा है। तो अगर कहीं पे अगर शॉर्टिंग होगी तो मैक्सिमम कितना तक अगर जाएगी तो शॉर्टिंग होगी, तो 0.12 से अगर ज्यादा है, यानी 0.12 यानी 12 का मतलब 12, 0.12 से अगर ज्यादा है तो वो शॉर्ट नहीं होता है। अगर 0.12 से कम है, यानी 12 से कम आ रही है, जैसे 0.7, 0.6, 0.4, तो वो शॉर्टिंग माना जाएगा, यानी कॉइल शॉर्ट नहीं है, वो लाइन शॉर्ट हो गया है। अब इसकी लाइन जो है वो पावर से होकर के, बहुत सारे कैप भी लगे होते हैं इस लाइन में, पावर से होकर के सीपीयू के अंदर जाती है और सीपीयू से फीडबैक आकर के फिर पावर के अंदर चली जाती है। तो ये आपको खुद चेक करना पड़ेगा कि हाँ, यहां पे अगर बीप के साथ 0 या बीप के साथ 2, 3, 4, 5 इस तरीके से अगर वैल्यू आ रही है ना, 12 से कम तो ये लाइन शॉर्ट है। अगर 12 से ज्यादा आ रही है तो ये लाइन शॉर्ट नहीं है। सिर्फ बक लाइन की बात कर रहा हूं, बाकी इसके अलावा अगर वीबैट में इस तरीके से रीडिंग आ रही है, फॉल्टी है। फॉल्टी है चाहे कोई भी मोबाइल हो। अगर इस तरीके से आपका वीपीएच में आ रहा है, फॉल्टी है। अगर इस तरीके से कोई एलडीओ लाइन में आ रही है तो फॉल्टी है। सिर्फ बक में रीडिंग कम होती है, और वो रीडिंग कम होती है क्योंकि हमारे इसमें करंट की फ्लो ज्यादा होती है। तो जब करंट जिस लाइन में ज्यादा बहती है तो रेजिस्टेंस कम होता है। रेजिस्टेंस का मतलब ये हो गया कि इसमें करंट को रोकने वाले जो फ्लो हो रही है वो उसमें कम होती है, और कम होने की वजह से जो है हमारे वैल्यू कम आती है, और कम आती है तो इसलिए ग्राउंड से बीप आती है। तो कुल टेस्टिंग में सिर्फ और सिर्फ बक पे आपका बीप के साथ 30, 40, 50 इस तरीके से वैल्यू आ रही है, तो दोस्त उसको शॉर्टिंग नहीं मानना है, आपको आगे का लाइन चेक करना है, ठीक है। क्योंकि मैं भी ऐसे कंडीशन में कितने फोन का हमने सीपीयू निकाल दिए हैं, वापस लगाए एज ए कंडीशन, फिर हमने जब स्वैप भी किए हैं तो भी ऐसा सेम कंडीशन। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, हमने क्या समझाने की कोशिश की है। एक बार में ये वीडियो समझ में ना आए तो इसको रिपीट करके देखिए। और मैं आपको फिर से डायलॉग सेट कर देता हूं, वीआईपी हाउस में लेट गया मैं। वीआईपी मतलब वीपीएच, हाउस में यानी एचएलडीओ, हाउस में यानी एचएलडीओ 2 वोल्ट की सप्लाई, एल मतलब एलएलडीओ 1.1, लेट यानी ई आ रही है तो एमएमसी जो 0.6, हालांकि एमएमसी के अलावा सीपीयू के अंदर भी जा रही है। इस लाइन से अगर प्रॉब्लम रहेगी तो आपका मोबाइल ऑन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद गया यानी जीएफएक्स में मतलब मेमोरी जो सीपीयू के अंदर जा रही है, रिटर्न पावर के अंदर भी जा रही है, किस लिए, एलडीओ सप्लाई निकालने के लिए, ठीक है। तो हमने पार्ट 1 का ये कवर किए कि पावर के आउटपुट में, क्योंकि आउटपुट में ही सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है, ठीक है। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करके बताइएगा कैसा है कैसा नहीं है, क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम लगता है। देखिए, अगर आप मन में सोच लेंगे कि हाँ बहुत बढ़िया बना है, बहुत यूजफुल है, तो मुझे कोई सुनाई नहीं देगा, क्योंकि मैं कोई गॉड नहीं हूँ। वो मुझे तभी पता चलेगा जब आपकी कोई लाइक्स और कोई कमेंट्स आएगा कि हाँ मुझे वाकई में अच्छा लगा। मैं आपको कोई जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको यूजफुल लगा, समझ में आया, आपको हेल्प लगा, आगे फोन में जब ये आईसी लगी रहेगी आसानी से चेक कर सकते हैं, बिना स्कीमेटिक खोले आप चेक कर सकते हैं सप्लाई, तो कमेंट्स